नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिए हर वीडियो को, शेयर भी करें और अगर बेल आइकन आपने दबाया तो प्रारब्ध के किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचेगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम और आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम सर। जय जय श्री राम। अभिषेक जी, अगर कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ये पद पर रहते हुए किसी भी केस, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार का केस हो या किसी तरह का केस हो, कन्विक्ट हो जाता है। ठीक है साहब? भारतीय न्याय व्यवस्था की जय बोलिए। कन्विक्ट हो गया, होना भी चाहिए। लेकिन अगर 30 दिन तक नेताजी जेल चले गए, मंत्री जी जेल चले गए, इवन प्रधानमंत्री जी भी पद पर रहते हुए अगर जेल चले गए, तो 31वें दिन अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो 31वें दिन वो अपने पद से अपने आप हट जाएंगे। कितना सुंदर लगता है सुनने में। अच्छा है, स्वागत होना चाहिए। 130वां संविधान संशोधन बिल ये वर्तमान सरकार अमित शाह जी ने पेश किया लोकसभा में, जो कि इतना सुचितापूर्ण है कि मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ये क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन विपक्ष तो बौरा गया, उसको अच्छा नहीं लगा, जबकि उनकी सरकार भी नहीं है। और अगर उनके ऊपर कोई खतरा मंडराएगा तो भैया जब तुम्हारी सरकार आएगी तब मंडराएगा। लेकिन दूसरों के लिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए जो पद पर रहते हुए, सबसे पहला केस आपके बिहार से आता है लालू जी, लेकिन इतनी सुचिता बची थी कि चारा घोटाला में जेल गए तो खड़ाऊ देके चले गए आदरणीय राबड़ी दी को। जयललिता जी का भी उदाहरण आया उसके बाद, लेकिन उन्होंने भी इतनी नैतिकता बरती कि अपने एक बंदे को, कारिंदे को पद दिया और जेल चली गई। लेकिन उसके बाद इस देश में नई राजनीति लाने वाले एक गिरोह को भी देखा अरविंद केजरीवाल के रूप में। जेल से सरकार चलाता रहा बंदा। अब ऐसे गिरे हुए उदाहरणों के बाद जब बाबा साहब की आत्मा, संविधान निर्माताओं की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन उन्होंने संविधान में नहीं रखा, तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार ये लेके आई। विपक्ष चिल्ला रहा है, अंततः वो जेपीसी में गया। इस पर बात करेंगे, आखिर विपक्ष को दर्द क्या है। और इसी के साथ बिहार के चुनावी मैदान की सबसे तगड़ी अगर किसी की पकड़, तो वो अभिषेक जी, क्योंकि आप ग्राउंड पे बैठे हैं, ग्राउंड पे आपके सूत्र हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि बिहार बिना बतियाए आजकल की हर चर्चा में जो है वो खाना हजम नहीं होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 130वां संविधान संशोधन बिल और क्यों परेशान हो गया विपक्ष। अभिषेक जी। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि ये संशोधन बहुत क्रांतिकारी है, इसका स्वागत होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं होगा ना कि इतना पतन हो जाएगा नैतिक रूप से नेताओं का। सोचा होगा कि नए भारत की तरफ हम जा रहे हैं, अब स्वतंत्र हो गए हैं ब्रिटिश इंडिया से, तो अब एक ये जो नया इंडिया बनेगा उसमें सुचिता होगी कुछ, और रही भी। आडवाणी जी का इस्तीफा से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस जी, कई उदाहरण रहे हैं। लेकिन मुझ पे सर महादेव की एक कृपा है। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, अचानक से फ्लैशबैक में एक मेमोरी आती है और गूगल की तरह वो सर्च इंजन एक्टिव हो जाता है। राहुल गांधी आज विरोध में है, पूरा इकोसिस्टम विरोध में खड़ा हुआ है। लेकिन उन कोई आदमी इतना कैसे झूठ बोल सकता है जीवन में कि उसने पास्ट में क्या किया है स्वयं उसको याद ना हो। लालू प्रसाद यादव को कि वो चुनाव लड़ सके बचाने के लिए सुचिता अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअली नहीं गिराई। सुचिता गिरने की शुरुआत तो कांग्रेस ने कर दी थी। ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि एक बिल ड्राफ्ट करते हैं और उस बिल में यह प्रावधान रखते हैं कि 2 साल नहीं, 5 साल जिसको कम से कम नेता को सजा होगी, वो उससे ऊपर अगर हो गई, 5 साल या 5 से ऊपर, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चूंकि लालू प्रसाद यादव को 2 ही साल की सजा हुई थी, स्पष्ट था कि यह बिल सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को
बचाने के लिए लाया जा रहा। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, सब ड्राफ्टिंग हो गई थी। अचानक राहुल गांधी सुपरमैन की तरह एंट्री मारते हैं और मनमोहन सरकार को कहते हैं इस बिल को फाड़ देना चाहिए और डस्टबिन में डाल देना चाहिए। फाड़ दिया उन्होंने। लालू प्रसाद यादव चले गए जेल। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार 2 साल का सजा जिसको भी था वह आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन समय बदला। क्या पता था सावन में स्वयं हांडी मटन बिरयानी बनाने का तरीका लालू प्रसाद यादव सिखाएंगे। जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र कौल ब्राह्मण राहुल गांधी को, वो लगे वहां पे। अच्छा, मटन का जो है कुछ अपनी बहन के लिए भी सुना पैक करके लेके गए थे। तो असर, संगत का असर हुआ। राहुल गांधी को लगा कि भाई गलती तो हो गई, अब गलती सुधारा जाए। और गलती किसके लिए सुधारा जाए? आप सोच रहे होंगे कि गलती सुधारा जाए तो किसके लिए सुधारा जाए? तेजस्वी यादव के लिए। क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लैंड फॉर जॉब स्कैम इतना ओपन एंड शट केस है अवनीश सर जी के जाना पड़ेगा जी। और जेल जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, मैंने कहा कि जेल जाना पड़ेगा और जेल जाएंगे तो क्या होगा, उससे पहले हम थोड़ा लैंड फॉर जॉब स्कैम की एक मुख्य बात समझ ले सर, जो बहुत गंभीर है और संवेदनशील भी है। सर 2024 में 25 में विधानसभा, ये बिहार का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव मान लीजिए तेजस्वी यादव, वैसे जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बहुत दूर की बात है, अभी हम शो में आगे बात करेंगे, लेकिन एक हाइपोथेटिकली मान लीजिए बन ही जाते हैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन इस केस में तो जाएंगे लंबा, लैंड फॉर जॉब स्कैम में। अब जब वो जाएंगे तो मुझे ये बताइए सर, फिर कैसे बचेंगे? क्योंकि 30 दिन के बाद तो इस्तीफा देना होगा। समस्या यहां है, लालू प्रसाद यादव इस कंडीशन में है क्या कि वो सत्ता संभालेंगे? उन पर तो पहले से वो पेपर फाड़ दिया ना राहुल गांधी ने। अच्छा, इनके जीजा जी सत्ता में नहीं है, लेकिन ईडी ने अभी पिछले महीने भी बुला के पूरा ग्रिल किया था और आपको भी पता है, सूत्रों के हवाले से सारी जानकारी मिल गई है, सवालों के जवाब नहीं दे पाए। तो जीजा जी जाएंगे तो साथ में मेरी प्यारी बहनियां भी तो जाएगी। और नेशनल हेराल्ड वाला तो एक्सेलरेटर पे पांव रख ही दिया गया है। तो ये स्थिति है। मैं कुछ लोगों के नाम गिनता हूं सर जो मंत्री होते हुए जेल गए, बहुत जरूरी है जानना। पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी, मतलब ये वाला आइकॉनिक केस है सर। सोना जो पकड़ा गया है पार्थ चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर से, इसको डबल सजा मिलेगी। पूछिए क्यों? इसको डबल सजा अवनीश सर इसलिए मिलेगी कि इसकी बीवी अलग मारेगी इसको, बोलेगी अबे तुम सोना दिए तो मेरी सौत को दिए, सारा सोना तो पत्नी का अधिकार होता है, तुमको ईडी बाद में मारेगी, पहले हमसे तो निपटो। अच्छा, अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ पर कोल स्कैम को लेकर के लगातार चल ही रहा है। तो बंगाल आ गया, बिहार मैंने पहले बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा हम लोग साउदर्न इंडिया में, केसीआर की बिटिया, उधर तमिलनाडु में तो डीएमके और एमके स्टालिन ही जाने की परिस्थिति में आ जाएंगे ये जैसे ही कानून बनेगा। वैसे तमिलनाडु का अगर आज शो हो रहा होता और विश्लेषण में कर रहा होता और मैं आपको एक नंबर देता तो शायद आपके दर्शक चौंक जाते, मैं लेकिन दे देता हूं, उसका विश्लेषण कभी हम बाद में करेंगे। 70 से 80 सीट के ऊपर इस बार डीएमके चुनाव में नहीं लेके आएगी और एनडीए बिलो 20 रहेगी। यह रिजल्ट मैं अभी अनाउंस कर दे रहा हूं क्योंकि मैं तमिलनाडु की राजनीति को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं और कर भी रहा हूं। खैर उसकी चर्चा कभी और। तो सरकार इनकी जाने वाली है, छटपटाहट है, बहुत छटपटाहट है।
केसीआर का मैंने पहले ही बता दिया। अब इसके अलावा हम चले जाते हैं थोड़ा सा हरियाणा, चौटाला फैमिली। उत्तर प्रदेश में तो खैर लिस्ट बहुत लंबी है सर, आप स्वयं लखनऊ के हैं, किनका किनका नाम गिना है। चलिए वहां से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, चले जाते हैं राजस्थान। गहलोत जी के मंत्रियों की लिस्ट लंबी है। आपने जो नैतिकता और सुचिता की बात की ना कि केजरीवाल के कारण गिरी है, केजरीवाल के कारण गिरी नहीं, केजरीवाल तो इन्हीं घाघ लोगों का लिस्ट में नाम लिख करके आया और उसने बोला कि एक्चुअली तुम लोग बच्चे हो राजनीति के, मैं बताता हूं राजनीति में घोटाला करके भी कट्टर ईमानदार कैसे बने रहना है। ये वाला जो आर्ट है, ये जो गिरगिटानंद है, ये जो इस आर्ट है, मामले में तो नई राजनीति लेके आया अभिषेक जी, दाद देनी पड़ेगी उस शातिर को। सर नई राजनीति कोई माने ना माने, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रचंड समर्थक हूं, ये बात और है, लेकिन उसने विवश कर दिया देश भर की पार्टियों को कि आप दीजिए मैया बहनी योजना, आप फ्री में बस में महिलाओं को चढ़ाइए, क्योंकि मैंने ट्रेन पे चढ़ाया तो कर्नाटका में कर रहे हैं। सरप्लस में जीडीपी बीजेपी छोड़ के गई थी, आज माइनस में। अच्छा इससे मैं भूल ही गया, उस लिस्ट में नाम तो सिद्धरमैया की पत्नी और सिद्धरमैया का भी आएगा, वो मुख्यमंत्री है। अब आप बताइए सर, इतने लोगों का जब लिस्ट में नाम है, और केजरीवाल के बारे में क्या बात करना, मुख्यमंत्री, उसका तो पूरा मंत्रालय है, उसका तो अलग ही है। आप बताइए सर, कैसे इस बिल का कोई समर्थन कर सकता है पूरे विपक्ष में, आप बताइए। ठीक बात, संभव ही नहीं है। तो ऊट पटांग बातें शुरू हो गई। बिल्कुल केरल में तो गोल्ड बिल्कुल। स्मगलिंग की कहानी ऐसे हैं, ऐसे आईएएस आईपीएस पकड़े गए हैं केरल में गोल्ड स्मगलिंग में, और सीएम की बड़ी क्लोज हीरोइन भी रही। तो किसका 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 जिक्र करें। इस शहर की आबो हवा में इतना जहर घुला है कि प्रीत की बात करें तो किससे करें। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत की दुकान पे सर, अब बताइए, शहर है शीशों का और मोहब्बत की दुकान खोल करके लोग पत्थर मार रहे हैं, चकनाचूर ही होगा ना देश, वो स्थिति है सर। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए और खासतौर से बीजेपी के लिए यही विपक्ष है जो कहता है, वो जुमला दोहरा देता हूं, उस दोहराने में कोई हर्ज नहीं है कि साहब बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वो करप्ट नेताओं को जब बीजेपी में शामिल कर लेते हैं तो धुल के साफ कर लेते हैं। अरे स्वनाम धन्य बयान भी रो। आखिर ये बिल अगर आएगा तो इसमें तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर है, और सरकार सबसे ज्यादा राज्यों में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। तो भैया जद में तो वो भी आएंगे, सिर्फ तेरा मकान थोड़ा ही है। लेकिन आपने जिस विस्तार से ये खाका खींचा ना कि इनके चोर चोर और मौसेरे वाले भाई कहां 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 बैठे हुए हैं, तो साहब दर्द वहां से शुरू होता है। लेकिन अब जरा सा एक दूसरा पक्ष आपको बताता हूं और उस पर चाहूंगा जरा तवज्जो दीजिएगा साहब। ये सरकार भी ना निर्मोही हैं, मोदी जी शाह जी वाकई निर्मोही हैं, नो डाउट। मैंने जब से संसद को, बिल को और संसद की कार्रवाई को फॉलो करता शुरू किया है, तब से मुझे याद नहीं आता कि कोई सरकार किसी सेशन के अंतिम दिन ही सही, ऐसा पहले भी हुआ है कि अंतिम दिन कोई बिल लाके रख दिया। अंतिम दिन बिल लाके रखने का मतलब है कि उस सेशन में पास कराने की ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है सरकार को। एक तो ये, दूसरा अभिषेक जी आप भी बेहद गंभीरता से संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं। मुझे याद नहीं आता कि कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ हो और उसकी लिस्टिंग में ही ये लिखा हो कि ये बिल जेपीसी को जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बिल जो अमित शाह जी ने पेश किया, इसकी लिस्टिंग में ही ये लिखा है दर्शकों कि ये बिल जेपीसी को जाएगा, और अंततः वो जेपीसी को गया। अंतिम दिन भेजा, जेपीसी में चला गया। सरकार की मंशा इस बिल को पेश करने के तुरंत बाद पास कराना है ही नहीं। इससे ये साबित होता है
क्योंकि जनरली क्या होता है, बिल सरकार लाती है, फिर विपक्ष हंगामा करता है, बातचीत नहीं होती है, बोलता है जेपीसी जेपीसी जेपीसी, फिर सरकार जेपीसी जब भेजती है तो लोग कहते हैं देखा, अभी वक्फ वाले में देख लीजिए, देखा हमने प्रेशर बनाया तो उनको जेपीसी में भेजना पड़ा। लेकिन संसदीय चरित्र अगर आप देख लीजिए विपक्ष का, तो कोई भी बिल आएगा चर्चा ये करते नहीं है चुम्मा चाटी के अलावा। ये बात जाहिर है, आंख मारेंगे, चुम्मा चाटी करेंगे, बवाल करेंगे, या करेंगे, वाह करेंगे, हाफ पैंट निक्कर में इधर उधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे। उसके बाद चर्चा होगी नहीं, फिर ये होगा सरकार ने जबरिया पास करा दिया। सरकार ने कहा कि ऐसा बेटा, हम पहले ही कह रहे हैं ये जेपीसी में जाएगा। अब जेपीसी में क्या होता है दर्शकों, मैं दर्शकों के लिए बता दूं जरा। जेपीसी संसद का छोटा रूप होता है, मिनट टू मिनट कार्रवाई वहां भी रिकॉर्ड होती है, वहां भी बाकायदे शांति से डिस्कशन होता है। यानी जो संसद में नहीं हो सकता, नहीं करेगा विपक्ष, वो जेपीसी में बड़े आराम से हो जाएगा। अब ले लोटा, अब कहो कि हम जेपीसी में नहीं जाएंगे, अगर तुम जेपीसी में नहीं जाओगे तब फिर जवाब दोगे कि चोर चोर मौसेरे। भाई, सरकार का इरादा मारो कम घसीटो ज्यादा है क्या, कि अगले कई सालों तक, मैं तो कहता हूं 29 तक, इन चोरों के बारे में ये विमर्श चलता रहे, राष्ट्रीय विमर्श होता रहे। और कल प्रधानमंत्री जी ने बोध गया में कांड शुरू कर दिया, बोले कि हम बिल लेके आए हैं, ये चुट्टे भाग रहे हैं। तो यही है, मारो कम और घसीटो ज्यादा। जरा इस पक्ष पर बोलिएगा अभिषेक जी। देखिए, मैं तो इतने दिनों से सदन की कार्यवाही मतलब 1996 से ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा हूं, जब लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि पीएम तो गुजरलवे बनी। देखिए सर, कितना बड़े किंग मेकर थे, लेकिन उनका प्रारब्ध क्या हुआ? आपके चैनल का तो नाम ही है प्रारब्ध। क्या हुआ? कर्मों का फल। इतना बड़ा आदमी जो किंग मेकर होता था, जिसने मुलायम सिंह यादव को पीएम नहीं बनने दिया है, वो आदमी देखिए समय का चक्र फंसता, अपने दोनों बेटों को पढ़ा तक नहीं पाता ठीक से। खैर, पढ़ी तो बेटियां भी नहीं थी, कैसे कैसे एमबीबीएस की है, हमसे आपसे कहां छुपा है, वहां लग जाएंगे। संसद की कार्यप्रणाली पर विपक्ष जो दावा करता था कि मतलब जेपीसी जेपीसी में भेजो, आपने उनसे विरोध का भी स्वर छीन लिया सर, इसलिए वो निर्मोही। मैंने इसीलिए कहा ना, बड़े निर्मोही है ये लोग। मतलब एक फिल्म आई थी बड़े मियां छोटे मियां, उसमें उनके एक आदमी को वो डुप्लीकेट ओरिजिनल वाले पकड़ लेते हैं, तो पुलिस थाने में जाता है और लंबी लंबी हाके गप मारता है। तो उसमें अमिताभ बच्चन एक बात कहता है, मुंह से ना ना निकले। तो हवलदार जैसे ही बोलता है, फिर उससे पूछता है क्या ना निकले, तो बोलता है ना ना, फिर तूने बोला ना ना निकले। तो अमित शाह वो है कि भाई मोदी जी ने कहा है पास कराने का जिम्मा हम पे है, पास होगा, लेकिन मुंह से ना ना निकले, क्योंकि पास होना है, हुक्म है। अब दूसरी बात कि जो जेपीसी में जाएगा, नंबर दर्शकों को बता दूं सर, जैसे वक्फ बोर्ड पे कुछ नहीं हो पाया, यहां भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर साथ में नहीं है। अब तो यूट्यूबर पत्रकार भी हताश हो गए। कल जब चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन कर दिया उपराष्ट्रपति वाले मुद्दे पे, तो उनका आपने पढ़ा होगा सर, असत्य हिंदी नाम का कुछ लोग चलाते हैं। हालांकि व्यूअरशिप क्या है अब तो वो भी, क्योंकि कोई कितना असत्य सुने, उसकी भी तो क्षमता होती है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं कि बताइए, लोग चला रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू पलटेंगे पलटेंगे, ये नहीं पलट रहा है क्योंकि ये करप्ट आदमी है। अब मैं वहां से आपकी बात को खींच के ले गया, तो इनका कॉन्फिडेंस देखिए कितना शैटर्ड है। कह रहे हैं कि करप्ट आदमी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पे भी है, लेकिन आपके अंदर जेल भिजवाने की हिम्मत नहीं है। अरे भाई, जब करप्ट आदमी है, आपके पास तथ्य हैं, सत्य हैं, फाइलें हैं, और आप पत्रकार भी ठहरे। अभिषेक भाई, एक कहावत भोजपुरी की, दर्शकों लोग की कहावत है, वो सुनाने का मन कर रहा है, मैं हिंदी में भी बता दूंगा। जबरा मारे रोहू न दे, यानी ताकतवर कस के पीट भी रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है, यही स्थिति है, जबरा मारे रोहू न दे। मुंह से ना ना निकले, क्योंकि भाई अच्छा ये क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊं। देखिए सर, हम राष्ट्रवादियों के साथ एक दिक्कत है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है कि हम राष्ट्रवादी हैं। मोदी जी 2013 में
दिल्ली में चुनावी सभा कर रहे थे। उनका हम राष्ट्रवादियों से प्रॉमिस था कि हर भ्रष्टाचारी को मैं जेल भेजूंगा। सत्ता में आए उसके बाद उन्हें भी, चूंकि गुजरात से आए हुए थे, उन्हें यह पता नहीं था कि कांग्रेस का किचन वाला जो कल आपने मुझे बताया, कांग्रेस की षड्यंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। 2014 में सत्ता में आए और उनका हनीमून पीरियड समाप्त होने के पहले अवार्ड वापसी गैंग एक्टिव हो गया। आप देखिए सर सीक्वेंस, इनको काम पहले मानसून सेशन से नहीं करने दिया जा रहा है। इनका हमेशा से इंटॉलरेंट इंडिया, अरे साला इंटॉलरेंट इंडिया, उसके नाम पे दर्शकों सुनिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा इस तथ्य को। अवार्ड वापसी किसने कराई? नयनतारा सहगल ने। नयनतारा सहगल का इतिहास सर आपको बेहतर बता देंगे। मैं आपको छोटी बात यह बताना चाहता हूं कि अवार्ड कब मिला था। अवार्ड मिला था गुरु 1985 को, और 1984 में देश का सबसे भयानक दंगा, दिल्ली में दंगा नहीं, जेनोसाइड, क्योंकि वो सिर्फ एक तरफा था। सिख जेनोसाइड हुआ कहां पर? दिल्ली में। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति भवन का, उनका फोन का तार काट दिया गया, राष्ट्रपति तक कुछ नहीं कर पाया। और 1985 में जब मैडम अवार्ड ले रही थी तो बड़ा सेकुलर इंडिया था, बड़ा सोशलिस्ट इंडिया था, बड़ा राजीव गांधी का बड़ा पेड़ वाला इंडिया था। बोला कि नहीं, पारिवारिक रिश्तों का तो लिहाज करना पड़ेगा, यहां मुंह पे टेप मार लेती हूं। और अखलाक वाला प्रकरण हुआ तो इंटॉलरेंट इंडिया हो गए, भारत असहिष्णु। अरे भैया मैं कहता हूं, आज अगर स्थिति सोशल मीडिया के कारण हमारी असहिष्णुता पर आई है तो भाई हम वो ठीक है, क्योंकि आज अगर हम चुप रह गए तो तुम लोग खा जाओगे मेरे देश को। और ये गुरु हमको बर्दाश्त नहीं ना है कि तुम मेरे सामने मेरे मां भारती के आंचल को तार तार करो और हम हो या अवनीश सर चुपचाप बैठे, तो ये नहीं होगा। तो ये होने नहीं देंगे। इनको तकलीफ इस बात की है कि कैसे कोई एक आदमी प्रारब्ध चैनल पर बना के हमको नंगा कर रहा है, और प्रतिदिन नंगा ही नहीं कर रहा है, रोज बेल्ट का ट्रीटमेंट दे रहा है। आप कल्पना कीजिए सर, एक चैनल था, आप तो जानते हैं प्रसार भारती की टेप चुरा चुरा करके चैनल चलाया, राष्ट्रपति भवन में उसका 25वां सालगिरह मनता है, मंत्री चुनने वाली मैडम राडिया टेप, वो टॉपिक नहीं है, ये भ्रष्ट लोग। राडिया टेप में खुलासा होता है कि किसको कौन मंत्रालय देना है, वो एक पत्रकार देखती है, बिल्कुल। और उसके सहपाठी रात को प्राइम टाइम लेकर के आते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपका डेटा चोरी हो रहा है? पेगासस कहीं आपके एप्पल वाले फोन में तो नहीं है, कहीं कोई आपकी प्राइवेट बातें सुन तो नहीं रहा है? आधार को रिजेक्ट कीजिए, कट पेस्ट। 2000 यूट्यूबर बनने के बाद आधार कार्ड आपका पहचान है। आधार कार्ड पर सरकार और ये चुनाव आयोग कहती है कि वो सिर्फ आपका एक पहचान पत्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बताइए ये कैसी सरकार है? अरे तुम पागल हो क्या? तुम तो आधार कार्ड के विरोध में वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में फौज लगाए हुए थे, और अब तुम कह रहे हो कि नहीं मम्मी पापा सब आधार कार्ड। अरे इसलिए मैंने कहा कि मोदी बहुत निर्मोही है। ये समय के साथ इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। आई हैव नेवर सीन एनी पॉलिटिशियन इन माय लाइफ जिसकी टाइमिंग सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बढ़िया हो। बिल्कुल, और इसीलिए अभिषेक जी अच्छी थी। बिल्कुल, इसीलिए अभिषेक जी, मोदी जी के बारे में मैं 2 लाइन हमेशा कहता हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। टाइमिंग के मास्टर हैं नरेंद्र मोदी। और आपने कहा कि कोई प्रारब्ध, कोई द अभिषेक तिवारी शो, इन्हें कल्पना नहीं थी। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आज के समय में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं होती। वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि उन्हें भी वहीं देखा जाता है जहां हमें देखा जाता है। वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। हालांकि ये शब्द हमारे बांग्लादेशी मित्र शोएब चौधरी ने दिया, तो बिल्कुल सही बात है। अभिषेक जी, अब जरा बिहार की तरफ चले, 4-5 मिनट जरा बिहार भी बतिया लिया जाए। मैंने कहा था ना, खाना पचेगा नहीं तो ये वीडियो पचेगा नहीं जब तक बिहार के बारे में बात नहीं होगी। कल लालू प्रसाद यादव भी कूद गए
क्या उन्हें लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत हवा बनाई थी हमने, एक चश्मो चिराग राहुल गांधी मैदान में उतर के इस पूरे बिहार के चुनाव को नरेंद्र मोदी वर्सेस रेस्ट ये बना गए? नीतीश कुमार कहीं फ्रेम में है ही नहीं। आपने ही कल बड़ा शानदार शो किया कि टोपी नहीं पहने चचा। तो टोपी नहीं पहने इसका मतलब है कि अब उन्हें कोई टोपी पहना भी नहीं पाएगा, यानी उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई बुढ़ापा अच्छा कटेगा। और एक चीज मैंने जयपुर डायलॉग्स पे बोला, बड़ी हंसी हुई कि आदमी वही सुखी रहता है और सफल है जिसका बुढ़ापा जो है वो अच्छा कटे। जवानी खूब अच्छी कटे, ये कटे वो कटे, और बुढ़ापा अगर घिसटना हो तो उसको अच्छी जिंदगी नहीं कही जाती। तो हमको लग रहा है नीतीश चाचा वो समझ गए। लेकिन एक और दूसरा बूढ़ा है जो कल कूद पड़ा और बोध गया में प्रधानमंत्री गए तो लालू कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वहां पिंडदान करने जा रहे हैं। जरा बिहार चुनाव के बारे में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बुढ़ापा सही कटे। तो एक आदमी का प्रारब्ध मैं अभी बता देता हूं। उनका बुढ़ापा अपने आंखों के सामने भाई के द्वारा लड़ाई देखेंगे, और ये लड़ाई बस महीने 1.5 महीने के अंदर की शुरुआत में बता रहा हूं। कल मनेर में तेज प्रताप यादव ने, भाई वीरेंद्र का तो नाम अब चूंकि पूरी दुनिया जान चुकी है उस वायरल सचिव जी वाले वीडियो के कारण, भाई वीरेंद्र के आगे जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है वो शंकर यादव है। हड़कंप मच गया है कि ये क्या, तेज प्रताप यादव के पीछे कौन है। तो बांग्ला की कहावत याद आ गई, है बिहार चुनाव लेकिन बांग्ला की एक कहावत आ गई, सांपेर आगे बेंगा नाचे, तार पाछे कोई गुणी आछे। सांप के आगे अगर मेढक डांस कर रहा है तो उसके पीछे किसी बहुत गुणी आदमी का पक्का। खेल चल क्या रहा है। बात। बहुत गुणी आदमी है। अब मैं गुणी आदमी का नाम नहीं लूंगा, वो हमारा काम नहीं है। वो क्या है कि एंटरटेनमेंट देखना चाहिए। तो ऐसी 50 सीटें तेज प्रताप यादव ने मार्क कर ली है जहां पर राजद बहुत अच्छे से फाइट कर सकता था। और ये मनेर तो श्योर शॉट सीट थी भाई वीरेंद्र की, कोई हराने वाला पैदा नहीं। लेकिन अब चूंकि शंकर यादव खड़े हैं तो फाइट भी तगड़ी होगी और एकदम क्लियर एज यहां पर एनडीए को मिलेगा। उसी प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीति में जो इस वक्त निशांत के गुरु हैं, उसमें गुरु में कई लोग गुरु हैं जो इस वक्त निशांत को, इंजीनियर तो हैं ही पढ़े लिखे तेजस्वी से, और जिस दिन फ्रेम में आएंगे पूरी तैयारी के साथ आएंगे। मैं फ्रेम के पहले का हिस्सा बता दूं, एक नया कॉकटेल चल रहा है, भूमिहार कुर्मी समीकरण बिहार में, और वो जदयू के लिए चल रहा है और पूरी तैयारी है जिसमें ललन सिंह है, अशोक चौधरी है, मनीष जी हैं, विजय चौधरी हैं। ये सब निशांत को तो ला ही रहे हैं। किशोर कुणाल जी के बेटे भी नजर आने लगे, उनकी बिटिया तो पहले से ही रामविलास पासवान की पार्टी से शांभवी चौधरी सांसद है। लेकिन दामाद के प्रति भी तो कोई फर्ज बनता है। लेकिन दामाद आएगा जदयू से और वो भूमिहार है। निशांत और ये जो है ना, अलग अलग कॉकटेल बनने जा रहा है। और मैं एक और बात कह दूं, जदयू की राजनीति का राष्ट्रवादीकरण हो चुका है कंप्लीटली। ये बात तो मुंगेर में ललन सिंह ने जब बोल दिया था कि ठीक है मुसलमान लोग आया है, काम भी होता है, लेकिन तुम लोग वोट नहीं देते हो। हमको कोई दुख नहीं है, तुम लोग वोट नहीं दो लेकिन काम सबका होगा। तो ये क्यों कहा? अच्छा अच्छा अभिषेक जी, जी, जो 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 बिहार से जुड़े हुए दर्शक नहीं हैं, निशांत के बारे में चूंकि वो चर्चा में बड़ा कम रहते हैं, तो बता दिया जाए, नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं जी। अच्छा, जी, बिल्कुल। निशांत जी जो है वो नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है। और नीतीश जी का मानना था कि किसी आदमी को राजनीति में रोका नहीं जा सकता आने से, लेकिन वो परिवारवाद के विरोधी रहे। तो निशांत जब तक वो अपने रॉ में रहे, उन्होंने खुद निशांत को पॉलिश नहीं किया। जब ये निशांत ने निर्णय लिया है कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उन्हें रोका भी तो नहीं जा सकता। लेकिन उनको तेजस्वी यादव की तरफ देखिए सर, इस पूरे चुनाव में सीएम या डिप्टी सीएम वो कैंडिडेट नहीं है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की एंट्री हुई थी, कोई लॉन्चिंग पैड उनको नहीं दिया जा रहा है। बोला कि लॉन्च होना है, आओ मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अपने आप को स्थापित करो, साबित करो। तो क्या और निशांत नीतीश, चुनाव लड़ेंगे?
संभवतः मुझे लगता है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़के जीतना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। नालंदा में किसी भी सीट से वो खड़े हो जाएंगे। ऐसे कई सीटें हैं बिहार में जहां एनडीए समीकरण में लड़ती है और जदयू से निशांत लड़ना चाहे, ऐसी 15-20 सीटें हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता, वो जीत जाएंगे। लेकिन वो लॉन्चिंग पैड नहीं चाहते। मैंने क्या कहा कि आदमी के कर्म ही उसके आने वाले भविष्य की राह तय करती है। निशांत नैतिक रूप से बहुत ईमानदार आदमी है, मैं आपको बता दूं सर। पिताजी की छाया से वो बाहर निकल के नहीं कुछ कर सकते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि पिताजी इतने बड़े हैवी वेट हैं। लेकिन पहले जदयू के अंदर अपने आप को स्थापित और अपनी रणनीति और अपने विचारों से ये तो प्रदर्शित कर सकते हैं कि वो अब योग्य बन गए। ठीक बात, क्योंकि योग्यता तो बतानी पड़ेगी। तो ये अंतर है। अब दूसरी बात, इस बात को समझा जाए सर, बेचैनी कहां? एक्चुअली ये पूरा खेल है ही नहीं जो वोट चोरी के नाम पर ये यात्रा हो रही। तेजस्वी यादव समझ ही नहीं पाएंगे। ये तो लहर बनाया जा रहा है कि भैया 70 सीट हमको देना होगा, कांग्रेस के फेवर में भी हवा है, तुम्हारे लिए हम आए। भाई ये राहुल गांधी का चुनाव है ही नहीं। राहुल गांधी इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, और मैं साबित करता हूं कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों है। जिस आदमी ने कांग्रेस पार्टी को 90 चुनाव हराए हो, वो राजद को बिहार में जिताने आएगा क्या? और जिस बिहार में सबसे बड़ा चुनाव प्रधानी का चुनाव हो, वार्ड पार्षद का चुनाव हो, आप वहां के वोटर को समझाएंगे कि वोट चोरी हो गया, और आपका हर एक वोट चोरी अगले 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादियों के द्वारा धराशायी कर दिया जाता है। विभा देवी तो यहां तक बोल देती हैं कि नहीं, हमको कांग्रेसी कार्यकर्ता बोला था कि 5,000 रुपया झूठ बोलने के लिए दिया जाएगा। नाउ इट्स अ केस ऑफ ब्राइब। अब ये ब्राइब का भी केस बन गया है और ये अपराध है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल वो लालू यादव जी की जो अवस्था है वो ठीक नहीं है। दरअसल इस बार जो है तिलांजलि, उसका समतलीकरण वो राजद का करने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आया हुआ। मोदी जी किसी की राजनीति का तिलांजलि नहीं देते, वो काम नहीं है। पिंडदान नहीं करते, वो सब उनका काम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अपने दुश्मनों की राजनीति को समाप्त करते हैं। नीतीश कुमार जी तो माफी मांग के और ये भी कह दिए कि सदन में, ये सब देख रहे हैं जो आगे आसपास जो थोड़ा बहुत आ गया है, जाइए अगले चुनाव में वो भी सब नहीं बचेगा। 6 महीने बड़े हैं आयु में नीतीश कुमार, हो गया। वो तो सब माफी मांग लिए, उनका काहे के लिए तिलांजलि देंगे? वो तो साथ में खड़े हैं। आपकी तो तकलीफ ही यही है कि नीतीश कुमार पलट नहीं रहे। और नीतीश कुमार क्यों नहीं पलट रहे हैं सर? मैंने, आपको पता होगा सर, मैंने 3 महीने पहले अपने चैनल पर 2024 के चुनाव के समय, जब नीतीश कुमार पलटे नहीं थे और महागठबंधन में थे, मैंने भविष्यवाणी की थी कि विदिन 100 डेज नीतीश सरकार पलटने वाले हैं। उनके पलटने का एक पैटर्न है। याद है। उनके पलटने का सर एक विशेष पैटर्न है। जब तक वो राजगीर जाकर के मौन अवस्था में नहीं है और मीडिया से उचित दूरी नहीं बनाए हैं, तब तक वो नहीं पलटते। वो जब राजगीर में लगता है कोई बौद्धि ट्री टाइप का बनवाया होगा, वहां बैठते हैं, तब कहते हैं कि अब फाइनल हो गया, वहां जाके निर्णय लेते हैं। अब नीतीश कुमार वो निर्णय नहीं ले रहे, वो नीतीश कुमार निर्णय ले चुके कि नहीं पलटेंगे। बिल्कुल। अब आखिरी बात इस बिहार चुनाव की, कल चुनावी मंच पर विभा देवी दिखी। दर्शकों, विभा देवी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। विभा देवी राजभल्लभ यादव की पत्नी है। राजभल्लभ यादव पास्को एक्ट में अपराधी थे, अभी अभी जेल से छूटे हैं, तब जाके वो मंच पे दिखी हैं। राजभल्लभ यादव नवादा के अपने आप में लालू प्रसाद यादव है। कहानी सुनिए सर। विभा देवी जब अपराध का आरोप लगा था, तब राबड़ी देवी जाकर के कही थी कि राजभल्लभ यादव को झूठा केस में फंसा दिया है सब। और जब वो जेल से बाहर निकले हैं तो कहां पे पहुंची वो?
एनडीए के मंच पे पहुंची, संभवतः हम या जदयू किसी भी पार्टी से। लेकिन जो मैं कह रहा हूं बार बार कि इस भुलावे में लोग हैं कि इस बार वाई कम्युनिटी इनके साथ है। माई समीकरण बुरी तरह से ध्वस्त हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और कल आपके दर्शकों के साथ मैं एक साझा करता हूं पोस्टर, ये जरूरी है। बिहार की राजनीति का खेल कितना बदल गया है और कांग्रेस की व्यवस्था देखिए सर। ये मैं आपके दर्शकों को ये शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन, अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं तो वोट नहीं। समस्त मुस्लिम वोटर भागलपुर, वोट यात्रा के दौरान खुलेआम पोस्टर लेके घूमे जा रहे हैं लोग। अब आप कल्पना कीजिए कि यही माई के भरोसे न पूरा खेल रच रहे थे। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। और एक चीज और, मुस्लिम वोट बैंक तो 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने ही न्यूट्रलाइज कर दिया है, वरना कब उनकी सत्ता बर्दाश्त है। और वो 2019 में करके दिखाया, 2024 में करके दिखाया निश्चित तौर पर। और नहीं, मुझे कल तो मैंने लगता है सुना अभिषेक होगा भाई, हाँ हाँ, ये अभिषेक भाई टॉपिक आपसे कौन निकाला? आपसे मैंने गलत बयाना ले लिया, पंगा जी, दर्शकों आप भी समझ रहे होंगे। अभिषेक जी से जब बिहार के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्य विषय कोई और हो और मैं 5-7 मिनट में, तो मेरे से गलती हुई है दर्शकों। आपका भी जो है मुझे लग रहा है कि अधूरा रह गया होगा आज के इस वीडियो में। लेकिन इस मंच की एक बाध्यता है कि उतना ही दिया जाए जितना हमारे दर्शक, सुधी दर्शक उसको स्वीकार कर लें। अभिषेक जी के दर्शकों आपके ही सामने अभिषेक जी से मैं वादा लेता हूं, बिहार पर एक पूरी चर्चा बहुत जल्द हम लेके आएंगे अभिषेक जी के साथ ही। मैं और 7 अभिषेक जी क्षमा मांगता 7 हूं, दिन गलत का बयाना टाइम ले लिया टाइम मैंने आपसे, बिहार पे। नहीं सर, मैं 7 दिन का आपसे टाइम ले रहा हूं। अभी मैं आरा निकलूंगा और थोड़ा लौट वो के आते हैं। हाँ, वहां से जो है वो उस प्रमंडल का बिल्कुल ज्ञान ले लूं। उसके बाद सीधा ओपिनियन पोल आपके चैनल पर। बिल्कुल, क्या बात है। तो अभिषेक जी, ये 130 नंबर की बस जो लेके निकले हैं अमित शाह, अब इसमें देखते हैं, वो तो कह रहे हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन ये भागे चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं टिकट भी नहीं लगेगा, फिर भी भागे चले जा रहे हैं। तो दर्शकों आपको अब ये एक आकलन हो गया होगा कि आखिर ये विपक्ष जो आज विपक्ष है, सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी ये हालत कर रखी है। तो इसलिए अब कोई इनके सामने रास्ता नहीं है। और बिहार पर एक बड़ी बात जब अभिषेक जी ग्राउंड से लौट के आएंगे तब हम करेंगे। अभिषेक जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, द अभिषेक तिवारी शो को आप देखते हैं, भरपूर स्नेह देते हैं। मैं रेगुलर दर्शक हूं, बेल आइकन मैंने दबा रखा है, इसलिए अभिषेक जी के यहाँ कोई भी वीडियो आता है मैं भाग के पहुंचता हूं, सारा काम छोड़ के पहुंचता हूं। तो इसी तरह दोनों चैनलों को स्नेह अपना देते रहिए। और आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और अभिषेक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत प्रणाम। सर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है प्रारब्ध का सर, बहुत जबरदस्त। और जो आपने ठिकाना खोजा सर पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय का, उफ! पता नहीं लोग कहाँ रह जाते हैं। अच्छा, दर्शकों से एक धन्यवाद। और बात कहनी थी, आपने किसी दर्शक ने भेजा, कुछ प्रश्न थे उस कमेंट बॉक्स में। 4 लाख से ऊपर व्यूअरशिप मिली है मेरे उस वीडियो पे, प्रारब्ध पे ही वो वीडियो मैंने किया था। मैं प्रयास करूंगा उनमें से कुछ लोगों के कमेंट का उत्तर देने का, स्पेशली 4-5 दिनों के अंदर। वो हालांकि वो वीडियो 2 हफ्ते पहले का है, लेकिन मैं आऊंगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम दर्शकों, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम।